डॉक्टर इब्राहिम, आप मुझे बताएं कितने पेशेंट्स आपने देखे हैं हीट स्ट्रोक के? बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। टेल अस अबाउट इट। क्या कंडीशंस क्या होती हैं? बेसिकली हमारे पास दो किस्म के पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में। एक तो आते हैं इमरजेंसी में जो बिल्कुल फेंट हुए होते हैं, ब्लड प्रेशर्स बिल्कुल लोअर साइड पे होते हैं, और साथ में जो है दे आर अनकॉन्शियस और या सेमी अनकॉन्शियस, या कभी कभार जब बहुत ज़्यादा सोडियम लेवल या शुगर लेवल गिरता है तो दे कम विद द फिट्स। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए। अच्छा, दूसरा बच्चों में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना क्लिनिकल साइड पे, उसमें सबसे ख़ास बात होती है कि हीट फीवर होता है उनको। हीट फीवर? अच्छा, आपने heard ये that आपने before? शायद नहीं सुना होगा। नहीं सुना। तो हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक की वजह से अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, या तो हीट क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, पेट में वॉमिटिंग, डायरिया, या फिर डिहाइड्रेशन, और कई दफ़ा हीट फीवर हो जाता है। हीट फीवर का मतलब ये होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे इम्बैलेंस होंगे तो आपका जो अंदर के जो एक मैकेनिज़्म है, वो मैकेनिज़्म का जो हीट जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला, वो आउट हो जाता है। सडनली जो है फीवर जो है 102, 103, 104 पे पहुंच जाता है, और उसकी बेसिक ट्रीटमेंट में कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है। अच्छा, ख़ास बात जो लोगों को बताने की होती है, डोंट ट्राई टू गिव एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर देखते हैं, CRP देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, शुगर देखते हैं। अगर कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है तो वी ट्राई टू गिव द रिंगोलेक्टेड की ड्रिप के साथ डेक्सट्रोज के इसके शुगर लेवल और सोडियम लेवल और ठीक करें। और यही ट्रीटमेंट भी इमरजेंसी में भी होती है, लेकिन इमरजेंसी की थोड़ी सी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। हमारी तो ये होती है हमारे पास बच्चा आया, कोई अनफेंटेड नहीं आया, हमारे पास बच्चा आएगा तो ऐसा आएगा कि जो माइल्ड सा डिहाइड्रेटेड तो होगा, मगर डिलीरियस होता है, थोड़ा डिलीरियस होता है, डिलीरियम होता है उसको, और अजीब सा खौफ का शिकार होता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसके साथ जब सोडियम गिरता है हमारा, तो उसमें फिट्स बढ़ने के चांसेस हैं। पोटाशियम गिरता है तो पैरालिसिस होने के चांसेस हैं। उससे वॉमिटिंग भी बढ़ती है और अब्डोमिनल क्रैम्प्स भी बढ़ते हैं, तो फिर वॉमिटिंग्स भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस देखने के साथ जब तक आप इन्वेस्टिगेशन ना करें, डोंट ट्राई टू गिव मेडिसिन एट होम। इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बेसिकली काम कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो लेट्स स्पीक टू समबडी फ्रॉम के इलेक्ट्रिक राइट नाउ एंड सी के व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट इमरान राना, जो कि हमारे स्पोक्स पर्सन हैं फ्रॉम के इलेक्ट्रिक, एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट द राइजिंग इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव इन द सिटी। आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने के लिए और के इलेक्ट्रिक के मौके से नाज़रीन को आगाही का मौका देने के लिए। देखिए, गर्मी की शिद्दत जो है ये जैसे जैसे जा बजा बढ़ती जा रही है, इस दफ़ा जो एल नीनो इफ़ेक्ट है, जो कि महकमा मौसमियात के चूँकि जो तर्जुमान हैं, उनके जो एक्सपर्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हमारा बतौर एक ऐसा इदारा जो कराची की जो फैब्रिक है, कराची की जो लाइफ है उसके अंदर इम्बेडेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके अंदर, और हम इसको रियलाइज़ भी करते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये था कि हम जो शहरी नज़्म व नस्क के जो इदारे हैं उनके साथ मिल के क्लोजली इस सारी सिचुएशन को फॉलो करें, और जहाँ कहीं सपोर्ट कर सकता है उस सपोर्ट को एक्सटेंड करें। कमिश्नर कराची से लेके PDMA, महकमा मौसमियात की अगर बात करें, जो मेडिकल एमरजेंसी के इदारे हैं उनके साथ अगर हमारा रोल की बात करें, इन सब लोगों के साथ मिलकर हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे प्रोसेस के अंदर। मैं आपको चंद एक चीज़ें से बता देता हूँ कि जो ब्रॉडर लेवल के अलावा ऑपरेशनल लेवल पे हमने किस तरह से कई ने उसमें कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की। आपकी नॉलेज में कि कई का तकरीबन 70% नेटवर्क पहले से ही लोड शेड फ्री है, तो इसका मतलब है कि कराची में जिस वक्त गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो 70% नेटवर्क पे अमूमन कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 30% नेटवर्क ऐसा होता है जहाँ पे मसाइल आते हैं, वहाँ पे बिल्स की नॉन रिकवरी के साथ साथ बिजली की चोरी जैसे मसाइल का हमें सामना होता है। इन इलाकों में भी जब महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट इशू होता है या PDMA उसके ऊपर रेगुलर अपडेट्स इशू करता रहता है, तो जैसे ही फील्ड लाइक टेम्परेचर जो है 45 दर्जा हरारत या उससे ऊपर गया, तो उस दौरान हम लोगों ने मुतअद्दिद ऐसे इलाके जहाँ पे हम लोड शेडिंग करते हैं बिजली के नुकसानात वगैरह की वजह से, हमने वहाँ पे लोड शेडिंग को उन कोर आवर्स के अंदर जो है मुअत्तल किया, ताकि अगर लोग घरों में रहते हैं तो वो आराम से अपना वक्त वहाँ पर शेड के अंदर गुजार सकें। ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखें कि जो गर्मी के तनाज़ुर में, गर्मी की शिद्दत के तनाज़ुर में ज़्यादातर मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि हम उसके एक ब्रॉडर लेवल पे एक अवेयरनेस भी क्रिएट करें। हमने अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने जितने भी कस्टमर हैं, हमारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, हमने उन तक गर्मी की शिद्दत के बचाव के जो डिफरेंट तरीके हैं कि कैसे आप हाइड्रेट रह सकते हैं और किस तरीके से जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है किस तरीके से आप सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकलें, पानी रेगुलरली पिएँ, नमकियात का इस्तेमाल इस दौरान ज़्यादा कीजिए।
तो वो सारे मैसेजेस का सिलसिला भी चलता रहा। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये था कि जब ये तमाम सिलसिला चल रहा था तो फीडर्स लेवल के ऊपर जो हमारी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी का सिलसिला चल रहा था, तो एग्ज़ाम्स के अंदर भी हम लोगों ने फीडर्स के ऊपर रेगुलर लोड शेड को मुअत्तल कर दिया था। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे रेगुलर एक मेंटेनेंस का सिलसिला पूरे शहर में चल रहा होता है, ताकि बिजली की जो उसका मुसलसल उसकी जो सप्लाई है उसको इंश्योर आ सके। हमने जब इस तरह की गर्मी की शिद्दत के हवाले से जैसे जैसे नोटिफिकेशन आ रहे थे, तो हमने बाकायदा तौर पर तकरीबन 75 से ज़ायद मुझे याद है कि हमारे फीडर्स ऐसे हैं जिन पर हमने एक अनाउंस्ड जो मेंटेनेंस शटडाउन है वो भी मुअत्तल कर दिया था। तो ये वो सारे तरीके थे जिनके ज़रिए हम कोशिश कर रहे थे कि हम शहर के जिस तरह बाकी इदारे अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और एक सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, उस तरह कई भी अपना एक उसके अंदर अपना हिस्सा। थैंक यू इमरान राना साहब। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड जवाब आपने बड़े अच्छे तरीके से इसका दिया। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि कौन से इनिशिएटिव्स के इलेक्ट्रिक ऑलरेडी ले रहा है कि वो प्रोटेक्ट करे कराची के सिटीजन्स को इस इंटेंस हीट से? देखिए, एक तो ओवरआर्चिंग अवेयरनेस की मैं बात कर चुका हूँ और ऑपरेशन लेवल के ऊपर जो हमने एक कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की वो अपनी जगह पे है। लेकिन इसके साथ साथ जो शहर को चलाने वाले जो फलाही इदारे हैं, हमने उनके साथ भी पार्टनरशिप की। मिसाल के तौर पे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने शहर में मुख्तलिफ 10 ऐसे मुकामात की निशानदेही की जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक का रश होता है, बहाव बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरफ तो ये मैसेज था कि आप गर्मी के जो कोर आवर्स हैं, जो जब गर्मी अपनी शिद्दत उसकी पीक पे होती है उस वक्त घर से बाहर ना निकलें, लेकिन बहालत मजबूरी अगर आपको निकलना पड़ता है फील्ड में, तो ये वो कैंप से उन जगहों पे सैलानी ने लगाए थे जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे पानी का स्टॉक किया गया, वहाँ पानी की तकसीम की गई, ORS जैसे के साशेस जो हैं उनको तकसीम किया गया कि इलेक्ट्रिक ने उसमें पार्टनर किया। इसके साथ साथ जो ज़रूरी तिब्बी अमला है वो इन कैंप्स में मौजूद रहा कि खुदा न खास्ता अगर किसी शहरी को धूप की तपिश की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फ़ौरन वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। जो हमारी इतलात के मुताबिक सैलानी के चूँकि यहाँ पे तर्जमान पहले से उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक 30,000 से ज़ायद लोग थे जिन्होंने इन कैंप्स से इस्तेफ़ादा किया। एक ये अमल जो है आम शहरियों के लिए भी है। साथ ही साथ आपके सवाल का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी बताता चलूँ कि जो कई की अपनी टीम्स हैं जो हर वक्त उस दौरान जब खुदा न खास्ता कहीं पे कोई फॉल्ट आता है जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई में कोई तातुल होता है, तो कई की अपनी टीम जो थी वो तो फील्ड में मौजूद रहीं। उनके अंदर भी हम लोगों ने जो एक शिफ्ट्स का एक तरह से सिस्टम हमने उनको एक मुतारिफ़ करवाया, जिसके तहत ये मेक श्योर किया गया कि वो टीम्स जो है उनको प्रॉपर रेस्ट करने का भी टाइम मिले। जिसका मतलब ये है कि जो इजाफा टाइम आती है वो इंश्योर की गई फील्ड के अंदर, ताकि अगर एक टीम अपना काम करके आई है तो उसको वो रेस्ट कर सके प्रॉपर। दूसरा ये कि उनको हाइड्रेट रखने के लिए पानी उनके पास मौजूद हो, जो उनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं, इसके अलावा साई की जगह हैं वो हमने आइडेंटिफाई की, ताकि वहाँ पर जाके अपना वो जो ब्रेक का टाइम है उसको वो जाके एक रेस्टफुल वे में उसको स्पेंड कर सकें। लेकिन इस दौरान जहाँ जहाँ फॉल्ट्स आ रहे थे तो जो दूसरी शिफ्ट्स के लोग थे वो जाके उनको अटेंड कर रहे थे। तो हमने पूरे का पूरा जो सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया था इस पूरे सिचुएशन में कि जिससे शहर की जो बिजली की सप्लाई है वो भी कम से कम मुतासिर हो फॉल्ट्स की वजह से। साथ ही साथ टीम की वेलफेयर भी हमने इंश्योर की, लोगों की वेलफेयर के साथ साथ। थैंक यू सो मच इमरान राना साहब। आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे डिटेल में हमें बता दिया कि इलेक्ट्रिक क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स। हीट फीवर में और हीट स्ट्रोक में क्या फ़र्क है? हीट फीवर है, हीट एग्जॉशन है, और हीट फीवर दोनों में हो सकता है। अच्छा, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में क्या फ़र्क है? हीट स्ट्रोक आप जब धूप में जाते हैं, अच्छा, सन रेज पड़ते हैं, डिग्री हाई होती है, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जब इम्बैलेंस होते हैं तब आपका ये प्रॉब्लम शुरू होता है। जो स्ट्रोक होता है इसमें आप गिर जाते हो। ठीक है, समझ आ गया, आप अनकॉन्शियस होते। ठीक है। ऐसे हीट एग्जॉशन घर में बैठ के होता है। एंड समटाइम्स हम खिड़कियां नहीं खोलते घर की, ये भी एक इशू है। खिड़कियां कैसे भी खोलें ये बताएं। मतलब बाहर इतनी पोल्यूशन है, दैट्स आल्सो ट्रू। ऑफ कोर्स वो भी एक प्रॉब्लम है। हवा इतनी लूदार हवा आ रही होती है तो ऑफ कोर्स और वो गर्मी लगती है आई गेस। तो लोगों को होता क्या है कि जब पसीना अंदर बैठे बैठे निकल रहा होता है, इट्स नॉट ओनली फॉर द किड्स, इट्स फॉर द एडल्ट, एडोलेसेंट्स, बूढ़े इंसान, सबके लिए। स्पेशली सबसे ख़तरनाक लोग जो हैं इस सिचुएशन में वो बहुत छोटे बच्चे और बहुत बूढ़े लोग। उसमें अचानक जो अनकॉन्शियस होते हैं उनको सर्वाइवल लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई दफ़ा हीट एग्जॉशन। ठीक है, अब आपने हीट फीवर तो बता दिया। हीट फीवर में मैंने आपको बताया कि पहले, हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं देनी होती, पहले तफ्तीश करनी है, गो टू अ गुड डॉक्टर, इसके बाद आप इसको ट्रीटमेंट दें। ठीक है, अब हमने तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर लिया। अच्छा, अब काफ़ी दफ़ा लोग समर्स में बाहर से खाना भी मंगवाते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द फर्स्ट कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग और किस तरीके से हम इसे टैकल कर सकते हैं?
देखिए समर सीज़न जब मानसून आता है ना, मानसून के साथ साथ मक्खियाँ भी आती हैं। तो जब आपका मानसून सीज़न आता है प्लस साथ में आपका जो पानी है वो डिसइंफेक्टेड है, मतलब इन्फेक्टेड वाटर है, हाइजीन कंट्रोल नहीं है, कंटामिनेटेड पानी है। फिर जब गर्मी होती है तो आपको पता है कि नाले भी बह रहे होते हैं, ये भी बह रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। तो जब बाहर की आप चीज़ें खाते हैं ना, तो कई दफ़ा आपकी जो मिक्सिंग ऑफ वाटर होता है उसमें पॉइजनिंग, उससे ज़्यादा पॉइजनिंग होती है। प्लस साथ में आपकी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं। अब जो लोग जो गोश्त काट के रखते हैं, मुर्गियाँ काट के रखते हैं, आपने देखा होगा, आपको नया फैशन यही है कि जो गोश्त लटक रहा होता है और लटक रहा होता है। अब गर्मी के मौसम में जब आप जो इसकी जो हाफ लाइफ, गोश्त नहीं खाया ऑफ कोर्स, अच्छा आपकी जो हाफ लाइफ है ना गोश्त की, जो मीट की है, वो ज़्यादा 2 घंटे है, मुश्किल से है। गर्मी में तो ख़राब हो जाता है। और फिर आप वो गोश्त काट लेते हैं, मुर्गियाँ भी खा लेते हैं। फिर प्लस साथ में अब आप देखें ना, बोनलेस चिकन और ये जब मिल रही होती है मरी हुई मुर्गियाँ, और तो वहाँ से जब ये आती हैं, वो गर्मी में पड़े किलो के हिसाब से बिक्री होती हैं। थर्ड, अब जो नया फैशन जो फूड पॉइजनिंग ज़्यादा करा रहा है वो है विंग्स। वो विंग्स ज़्यादा फूड पॉइजनिंग कराता है। क्योंकि वो किलो के हिसाब से, तोल के हिसाब से मार्केट से आ रहा होता है, कहाँ से उठाते हैं, कहाँ से लेते हैं, कहाँ से, तो फूड पॉइजनिंग। देखिए गर्मियों के सीज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गो फॉर द फ्रेश ग्रीन फ्रूट्स पे जाए, वो ज़्यादा बेटर है निस्बतन कि आप ऐसी चीज़ें जो बाहर की खा रहे हो। ठीक है, ओके, गॉट इट। अच्छा, अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, आपके लिए सवाल आया ख़ास, तो उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं नेचुरल तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स को? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सुबह उठें, मटका लें, मटके में एक पूरा पानी का गैलन डाल दें, उसमें नींबू निचोड़ें, नमक डालें, तुक मलंगा डालें, पुदीना डालें, जिंजर डालें, एक बना लें, और नमक चीनी डाल दें। नमक ज़रूर डालें इसमें, क्योंकि नमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा जो है नॉर्मल नमक। और मटके में क्यों डाल रहे हैं हम? मिट्टी, देखें ठंडा रहेगा इसलिए, ठंडा रहेगा। देखें आजकल वापस दोबारा आप देखें कि रिसर्च कॉपर पे आ गई। कॉपर इज रियली गुड, आई हैव बीन वांटिंग टू गेट अ कॉपर। ऑफ कोर्स ये बहुत सारी चीजें दोबारा रीगेन क्या कहते हैं उसको, दे हैव मेड अ कमबैक। हाँ, कमबैक हुई हैं हमारे पूरे सिस्टम में। बिल्कुल। अच्छा, लोगों को लगा कि वो ट्रेडिशनल वे ज्यादा करेक्ट, प्लास्टिक को लोगों ने डिस्करेज करना शुरू कर दिया है, लोग अब इन चीज़ों पे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू सर्वाइव विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठंडा रहे और थोड़ा सा पानी पीते रहे। दूसरा, जब भी घर से बाहर निकले हैं, घर में भी हों, तो फिटकरी का पानी ले लें और वो अपने बॉडी पे स्प्रे करें। अच्छा, फिटकरी के पानी से एक चीज़ होती है कि उसमें एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, अलम कहते हैं उसको। अच्छा, वो आपकी बॉडी में जब स्प्रे करते हैं तो पसीना निकलना कम हो जाता है या कम बंद हो जाता है। हाँ। इससे लोग आर्मपिट्स पे लगाते थे एक ज़माने में। आर्मपिट्स अभी भी लगाते हैं, अभी भी लोग लगाते हैं, लेकिन स्प्रे करने से, बालों पे स्प्रे करने से, बॉडी पे स्प्रे करने से आपकी जो बॉडी की जो स्वेटिंग है वो कम हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें क्विक टिप्स बता दी ऑन हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम फॉलिंग सिक इन द समर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू वेरी मच।